गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग न्यू करेंट अफेयर्स देखेंगे जो 28 सितंबर के करेंट अफेयर्स है, जो हमारे परीक्षा के जो भी आगामी परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों को देखेंगे। इसके अलावा पीछे भी हम लोग वैसे प्रश्न देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी उसको देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आपको पता है कि जो भी परीक्षा है उसमें करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आप सभी उसको जरूर देखें और ये क्लास को आप लोग फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पे आपके परीक्षा से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें और इसके साथ साथ क्लास को शेयर भी करें। तो ये सभी आपका होमवर्क है कि आप जो है इसको फॉलो करें और साथ में इसको शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जो भी आगामी परीक्षाएं हैं। और आइए इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि विश्व रेबीज दिवस, आप लोग सुने होंगे कि रेबीज रेबीज जो है वो आपका जानवर कुत्ता के काटने से बीमारी होती है रेबीज। तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को, ध्यान रखिएगा 28 सितंबर को हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो है वो लोगों को जागरूक किया जाता है रेबीज से बचने के लिए। तो इसीलिए हर वर्ष आपका विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। और कह रहा है कि इस बार का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2030 तक, यानी कि वर्ष 2030 तक रेबीज से शून्य मानव मृत्यु, यानी कि रेबीज से शून्य मानव मृत्यु आपका 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व रेबीज दिवस का, ध्यान रखिएगा। और पहली बार ये मनाया गया था आपका 28 सितंबर 2007 को पहली बार मनाया गया था। इस बार 15वीं विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 2021 में आपका 15वीं विश्व रेबीज दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार इसका आयोजन 28 सितंबर 2007 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। और हर वर्ष इसका एक थीम होता है। इस बार का है कि रेबीज तथ्य डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, रेबीज तथ्य डर नहीं है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग नाम सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर वर्ष रेबीज से मृत्यु होती है, यानी कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 20,000 लोगों की मृत्यु रेबीज से होती है, ध्यान रखिएगा। 20,000 लोगों का मृत्यु रेबीज बीमारी से होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें है ये बीमारी जब होता है तो मुंह से जीभ से पानी गिरते रहता है, इसके अलावा सर वगैरह फूल जाता है, बुखार आ जाता है, इस तरह से बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं। तो खासकर कुत्ता के काटने से जो है बीमारी होती है, तो जानवरों के काटने से बीमारी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्वाड आप लोग काफी चर्चा में अभी चल रहा है। क्वाड एक संस्था है जिसमें क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक हुआ, यानी कि क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किया गया कहां पर, तो यूएसए में किया गया, ध्यान रखिएगा। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका क्वाड देशों के पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन किया गया। अगर देखा जाए तो इसमें 4 सदस्य हैं, जिसमें अपना भारत भी आता है, ठीक है। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान प्लस आपका यूएसए, यानी कि 4 देशों की एक संस्था है क्वाड, जिसकी पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन यूएसए में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, क्वाड देशों का उद्देश्य क्या है, तो अभी मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान तालिबान, आप देख रहे हैं कि काफी चर्चा में रहता है अफगानिस्तान तालिबान। दूसरा है आतंकवाद, आपका भारत जिस संस्था में रहेगा वहां आतंकवाद पे जरूर मुद्दा उठाता है, तो इसका आतंकवाद भी इसका उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन, अभी देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के लेकर जो है काफी चर्चा चल रहा है, तो जलवायु परिवर्तन भी मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कोवैक्स पहल, ये काफी महत्वपूर्ण है। कोवैक्स पहल ये भारत
के द्वारा एक पहल है कोवैक्स पहल, जो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया कोवैक्स पहल, जिसमें लोगों के घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसलिए इस पूरा विश्व इसको अपनाने के लिए जो है वो प्रेरित है, इसलिए इसको शामिल किया गया कोवैक्स पहल। एवं बिल्ड वैक बेटर, ध्यान रखिएगा बिल्ड वैक बेटर ये क्या है, तो ये आप संस्था है एक G7, ध्यान रखिएगा। तो G7 संस्था है जिसका इस बार पता है कि G7 में जो है आपका भारत इसका सदस्य नहीं है, तो G7 का जो थीम था वो था बिल्ड वैक बेटर। इसको जो है मुख्य उद्देश्य में शामिल किया है क्वाड में, ध्यान रखिएगा। तो क्वाड में जो है बिल्ड वैक बेटर जो है G7 के थीम को शामिल किया गया है। अभी G7 जो है इसमें आपका भारत शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये इसका उद्देश्य है। और इसी में एक और है कि स्टेम सेल के अध्ययन, यानी कि स्टेम सेल के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ाने के लिए एक क्वाड फेलोशिप शुरू किया गया है। क्वाड फेलोशिप शुरू किया गया आपका यूएसए के द्वारा है, ध्यान रखिएगा। क्वाड फेलोशिप शुरू किया गया है जिसमें स्टेम सेल के अध्ययन और उसके अनुसंधान को बढ़ाने के लिए क्वाड फेलोशिप शुरू किया गया है यूएसए के द्वारा। तो इस तरह से क्वाड से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है क्वाड की। क्वाड में जो है कितने मेंबर हैं, तो अपना भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। और इसका पहला जो है वो आपका ई पर्सनल बैठक संपन्न हुआ कहां पर, तो यूएसए में, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है कि आयुष्मान भारत डिजिटल पहल। आप लोग कल ही न्यूज में देखे होंगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल पहल की शुरुआत किया गया। कब किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को, ध्यान रखिएगा आने वाला परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा पीएम मोदी के द्वारा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल पहल की शुरुआत की गई। इसमें है कि पहली बार जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, ध्यान रखिएगा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया पहल, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों से इस पहल का शुरुआत किया गया। क्या, तो आयुष्मान भारत डिजिटल पहल। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका दिल्ली, ये दो को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़कर 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है कि अभी हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी के जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से आयुष्मान भारत डिजिटल पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को किया गया। तो ध्यान रखिएगा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़कर। देखा जाए तो लद्दाख में होगा आपका पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप हो जाएगा, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। तो ये केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया, जबकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें 14 अंकों का एक जो है वो आपका पहचान रहेगा, जिससे जो है वो कहीं भी आप जाइएगा डॉक्टर के पास दिखाने तो उसमें टोटल आपका बीमारी से लेकर आप कौन दवा डॉक्टर लिख रहे हैं वो सब डाटा उसमें उपलब्ध रहेगा। अब आपको प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाने की जरूरत नहीं रहेगा, टोटल उस पर दर्शाया जाएगा। आप कहीं भी डॉक्टर चेंज करते हैं तो आपके पुराने जितने बीमारी है या फिर जो है वो आप कौन से दवा यूज किए हैं वो टोटल जानकारी इस यूनिक आईडी से मिल जाएगा। तो जैसे ही जाइएगा वहां पर ये आपका जो है डॉक्टर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मोइन अली कहां के क्रिकेटर हैं, तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि अभी हम लोग हाल ही देखे थे कि लसिथ मलिंगा आपका श्रीलंका के खिलाड़ी थे, गेंदबाज थे, जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो वो भी बिंदु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया गया मीठा खीरा को
और ये आपका नागालैंड का खीरा है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड का खीरा है जो कि काफी मीठा है, पोटेशियम की मात्रा अधिक है, काफी हरा है, तो काफी चर्चा में था। तो जीआई टैग दिया गया मीठा खीरा को, कहाँ का है, तो नागालैंड का है। और ये जीआई टैग कल भी हम बताए थे कि राजस्थान के मेहंदी को जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता था। इसकी शुरुआत जो है वो 1999 के एक्ट के तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1999 के एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का संबंध किससे है, तो ये एनसीसी के महानिर्देशक बने हैं, ध्यान रखिएगा, एनसीसी के महानिर्देशक बने हैं कौन, तो जनरल गुरबीर पाल सिंह, ध्यान रखिएगा, एनसीसी के महानिर्देशक। एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। ये बिना वर्दी वाली सबसे बड़ी सैनिक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सैनिक बिना वर्दी वाला है तो एनसीसी है, और इसी के महानिर्देशक गुरबीर पाल सिंह बने हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि नीमाबेन आचार्य का संबंध किससे है, तो ये आपका गुजरात के विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी, ध्यान रखिएगा, पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन, तो नीमाबेन आचार्य जो कि कच्छ जिला के भुज से विधायक हैं, ध्यान रखिएगा, कच्छ जिला के भुज से विधायक हैं नीमाबेन आचार्य, जो कि गुजरात के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अभी हम लोग हाल ही में देखे थे कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो भूपेंद्र भाई पटेल बने थे। पहले विजय रूपाली थे, लेकिन अब भूपेंद्र भाई पटेल वहां के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और वहां के नए विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य बनी, ध्यान रखिएगा। और ये आपका गुजरात के विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर देखेंगे तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे, और जो है वो दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका गुजरात के जो है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, वहां के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में महिलाओं ने 50% सीटें जीत ली। काफी चर्चा में है कि आम चुनाव में जो है वो महिलाओं ने 50% सीट जीती है। कहां पर, तो आइसलैंड में चुनाव हुआ था, आम चुनाव, वहां पर जो है वो लगभग 50% सीटें महिलाओं ने जीत ली है, इसलिए अभी काफी चर्चा में है। तो देखिए कि महिलाएं कितना आगे बढ़ रही है, इसलिए आप सभी महिलाएं भी जो है वो पढ़कर आगे निकले, और आप भी यहाँ तक जो है वो पहुंचे। देखिए कि नेक्स्ट जो है वो बेटी दिवस है। देखिए बेटियों को आगे बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है। तो जब तक आप जानते हैं कि जो है वो पुरुष और महिला एक धारा में नहीं आएंगे, तब तक जो है कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए आपका अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सितंबर माह के, सितंबर के अंतिम रविवार को अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, तो सितंबर के अंतिम रविवार को, सितंबर माह के अंतिम रविवार को अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को मनाया गया। इसे किस रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, तो 25 सितंबर को इनका जयंती है, और इसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता, तो रूसी ग्रांड प्रिक्स लिमिटेड जो है वो प्रिक्स 2021 जीता है आपका लुइस हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो ग्रेट ब्रिटेन के आपके खिलाड़ी हैं, लुइस हैमिल्टन, जिसने रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है कि जो कितने लोगों को दिया गया, कितने क्षेत्र में दिया गया। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया 11 लोगों को दिया गया, ध्यान रखिएगा। इस बार 11 लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया, और ये देता कौन है, तो CSIR देता है, CSIR ये पुरस्कार देता है। इसके तहत 5 लाख रकम दिया जाता है, ठीक है,
5 लाख रकम दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। 45 वर्ष से कम लोगों को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिनकी आयु 45 वर्ष से कम रहता है उन्हीं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो CSIR के द्वारा। कितने क्षेत्रों में? तो 7 क्षेत्रों में, जिसमें है जीव विज्ञान, रसायन, इंजीनियर, गणित, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान। तो इस तरह से ये 7 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। रकम 5 लाख है। CSIR देता है। आपसे एक प्रश्न यहाँ से कमेंट जरूर करेंगे आप कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है, परीक्षा में पूछता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा? अगला है प्रश्न कि ला पाज़्मा ज्वालामुखी, ला पाज़्मा ज्वालामुखी किस जो है काफी अभी चर्चा में है। ये स्पेन की ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा, स्पेन की ज्वालामुखी है और ये हाल ही में विस्फोट किया है, इसलिए चर्चा में आया है ला प्लाज्मा ज्वालामुखी। ठीक है, भारत में आपका 2 ज्वालामुखी है, एक है बैरन ज्वालामुखी और एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ज्वालामुखी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन किया, यानी कि अभी जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन कौन किया है? तो ये एक वन्नुआतु द्वीप है जो प्रशांत महासागर में है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर का एक द्वीप है वन्नुआतु, जिसने जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका जो है इसका मुख्यालय द हेग है, जो नीदरलैंड में है, तो द हेग में है। और इसी में जो है वो वन्नुआतु के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे इसे डूबने की चांस है, इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसने एक आवेदन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया है कि ये काफी परेशानी झेल रहा है। कह रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो जो भी आपका समुद्र के किनारे द्वीप बसे हुए या समुद्र में है वो जल में डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति के लेकर देखिए कि आपका जो है वन्नुआतु के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आवेदन दिया गया है। समुद्र का जल स्तर प्रति वर्ष बढ़ रहा है 0.12 इंच, ध्यान रखिएगा 0.12 इंच जो है वो प्रति वर्ष समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। जो भी समुद्र के किनारे द्वीप है वो जल में डूब जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो, इसलिए आपका चर्चा में है। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस तक रोकने की सलाह दी? अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ही आपका ग्लेशियर पिघलने का खतरा है और जिसके कारण जो भी आपका जो है वो द्वीप वगैरह है वो सबको डूबने का चांस है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विश्व मौसम संगठन जो है वो कितने डिग्री तक सलाह दिया है? अभी 1 डिग्री जो है आपका बढ़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग, तो 2 डिग्री सेल्सियस तक इसने कहा है कि रोकने की सलाह दी है। अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो वैसी स्थिति में काफी भयानक स्थिति आएगी, सभी जो है ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जो है वो जो भी समुद्र के किनारे द्वीप हैं वो सब जलमग्न हो जाएंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की सलाह दी। इसका मुख्यालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जिनेवा है, ध्यान रखिएगा जिनेवा में इसका मुख्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो जलवायु रिपोर्ट हेतु जो है वो जलवायु संकेत, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जलवायु रिपोर्ट जो पेश होता है उसमें कहा है कि जलवायु संकेतकों की, यानी कि कितने संकेतों को जो है वो शामिल किया गया है? तो अभी वर्तमान में इसमें 7 संकेतक को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा 7 संकेतकों को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जलवायु रिपोर्ट हेतु। पहले से भी था लेकिन 7 जो है संकेतक को शामिल किया गया, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग महत्वपूर्ण 15 प्रश्न को देखे, लेकिन ये 15 नहीं था, इसके अलावा बहुत सारा प्रश्न था, इसमें बहुत सारे बेसिक चीजों को हमने सीखा, इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और जो है नोट्स बनाते रहें। आप बार बार हम करें कि आप पीछे के भी वीडियो को रिवाइज करते रहें, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के भी देखते रहें, क्योंकि ये सब जो है आपके कोई भी परीक्षा होगा उसमें आप
से ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। आपका करेंट हो या स्टैटिक जीके, यहाँ से प्रश्न उठाएगा ही, इसलिए आप जो है उसको देखें और पीछे का भी रिवाइज करते रहें ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे न्यू वीडियो में। तो आप सभी इसको देखें और देखने का साथ शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।